दोस्तों आज ऋषिकेश गया था। 6:27 है अभी, और अभी फ़िलहाल तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे है नहीं हाथियों की। मुझे लगता है कि हाथी श्यामपुर की तरफ चले गए होंगे। बारिश में तो सारे हाथी श्यामपुर चले जाते हैं। श्यामपुर वो जगह है जब आप हरिद्वार से नजीबाबाद वाली रोड पकड़ते हो, वो गंगा जी का पुल क्रॉस करते हो, चिल्ला या हमारे यहाँ आने के लिए आप लेफ़्ट मुड़ जाते हो। पुल क्रॉस करने के बाद अगर लेफ़्ट ना मुड़ो, सीधे चले जाओ तो वो श्यामपुर है आगे। वहाँ पे हाथियों की मूवमेंट बारिश में भी रहती है। कई मैंने किस्से भी आपको बताए हैं हाथियों के बारे में, वो वहीं के थे। एक नहर है, फॉरेस्ट की चौकी है, और वहाँ 100 हाथी एक साथ भी देखने को मिल जाते हैं। तो बीच में क्या था कि बारिश का मौसम आ गया, तो उससे बायोलॉजिकल क्लॉक जो हाथियों के अंदर लगी है शायद वो गड़बड़ हो गई, क्योंकि बारिश बीच में काफ़ी ज़बरदस्त हुई थी। क्योंकि गर्मियों तक तो हाथी यहीं रहते थे, क्योंकि यहाँ नदी में पानी होता है, वो जंगल में रहते थे, नहाने जाते थे। लेकिन सडनली जो कई दिन बारिश हो गई और बीच में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया था। अभी तो गाड़ी में टेम्परेचर 37 दिखा रहा है, क्योंकि ऋषिकेश में 39 दिखा रहा था। हमारे यहाँ 35 होता है, 4-5 डिग्री का फ़र्क होता है जंगल होने की वजह से। लेकिन बीच में तो ये कंडीशन थी, आपने देखा होगा कि एक आध वीडियो में मैं विंडो नहीं खोल पा रहा था क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। वो जब हॉरर रोड एक्सपीरियंस में मैंने बताया था, ज़रा सा खुला है और फिर मुझे स्मेल आई थी, खुशबू आई थी। तो लेकिन उसके बाद दोबारा गर्मी आ गई। ये देखिए एलिफेंट डंक बहुत पुराना है ये, और जिस हिसाब से ये मौसम है उस हिसाब से हाथियों का डंक बहुत ज़्यादा होना चाहिए था यहाँ पे। अभी आज 12 जून है, इस टाइम पे तो हाथी बहुत ज़्यादा मूव करते थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। हाथी जुलाई में जाते थे या जून एंड में, 25-26 जून के आसपास जब बारिश का माहौल बनता था, फिर वो श्यामपुर की तरफ चले जाते थे। अभी चले गए हैं पहले, आजकल कोई मूवमेंट है ही नहीं। और मूवमेंट तो दिख जाती है एलिफेंट डंक से। हालांकि मैंने हमेशा बताया कि वाइल्ड लाइफ में 2+2 4 नहीं होता हमेशा। तो मैं बोलूं और पता चला कि कल ही हाथी यहाँ आ जाए, क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है। एक बार हर्ड की बात तो है कि हर्ड तो अपना कुल माता या मैट्रियार्क के कहने पे चल रहा है। टस्कर किसके कहने पे चल रहा है? टस्कर तो अपनी मर्जी पे चल रहा है। तो अगर किसी टस्कर का मूड हो गया तो आ सकता है। लेकिन वैसे हाथी यहाँ से चले गए हैं श्यामपुर की तरफ, जो कि वो जुलाई में जाते थे। इस बार जल्दी बारिश आने की। ये सब जितना एलिफेंट डंक पड़ा है सब पुराना है, ताज़ा तो मुझे दिखा नहीं जब मैं आया था। हालांकि मेरा रेगुलर आना जाना नहीं है अभी इस रूट पे। आजकल मैं वीडियो अपलोड करने उस सामने वाले पहाड़ के ऊपर जाता हूँ, वहाँ आता है 5G नेटवर्क। डेली गाड़ी से चढ़ाता हूँ, वापस उतरता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी झंड नहीं बा और घमंड भी नहीं बा, क्योंकि आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर लिया है मैंने पहले ही बताया था कि वो मेरी मजबूरी है कि मुझे वीडियो अपलोड करने जाना है। लेकिन मैं वापस आते वक्त नाइट ड्राइव का वीडियो बना लेता हूँ। वीडियो में बनाना क्या होता है, मेरे तो 90% वीडियो गाड़ी में ही बनते हैं, मुझे लगता है 95%। हालांकि अब कई लोग मुझे वीडियो फॉरवर्ड करते हैं कि दूसरे लोग भी कॉपी करके ड्राइविंग के वीडियो डाल देते हैं। बहुत सारे लोग उसमें वॉइस ओवर डाल रहे होते हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं तो समझ में आ जाता है। तो ठीक है, अच्छा है, कोई फॉलो कर रहा है, कॉपी कर रहा है, अच्छी बात है। तो हाथियों का मैं बता रहा था, तो एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया अभी और रील बनाई इंस्टाग्राम पे एलिफेंट विस्परर के बारे में। कई सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि आप बनाओ इस बारे में। तो दोस्तों ये 2000 के आसपास की बात है कि साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में बात है कि लॉरेंस थॉमस नाम के एक कंजर्वेटर थे, मीन्स वो फॉरेस्ट का नेचुरलिस्ट थे, फॉरेस्ट के लिए काम करते थे। और उनका अपना एक प्राइवेट गेम रिजर्व भी था, थुला थुला नाम था उसका।
और वहाँ पर अफ्रीकन एलिफेंट्स एक्टिव थे। 21 एलिफेंट्स का एक हर्ड था जो 2 लोगों की जान ले चुका था, गाँव में रेड करता था और बहुत ज़्यादा नुकसान करता था। अगर उन्हें पकड़ लिया जाए तो वो एनक्लोजर तोड़ के भाग जाता था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जब वो फाइनली पकड़ में आ गए दोबारा से, तो ये डिसाइड किया कि इनको मार देना ही ठीक है, इनको काबू में करना हमारे बस का नहीं है। एनक्लोजर में भी ज़्यादा दिन ये रहने वाले नहीं है, छोड़ना इनको संभव नहीं है। तो जब लॉरेंस थॉमस को बात मालूम चली तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि आप इन्हें मेरे प्राइवेट गेम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ इनको मारने की नौबत नहीं आएगी। गवर्नमेंट ने ये बात मान ली, क्योंकि गवर्नमेंट भी मारना चाहे ये सेकेंडरी ऑप्शन होता है। इस बारे में मुझे एक बात याद आ गई, अभी मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। तो उन्होंने इनके प्राइवेट गेम रिजर्व में वो हाथी ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये उनसे बात करने की कोशिश करते थे, बीच में थोड़ा सा गैप रहता था, लेकिन वो हाथी फिर अग्रेसिव हो जाते थे, क्योंकि उन हाथियों को इंसानों ने बहुत ज़्यादा सताया था। तो हाथियों से उन हाथियों के अंदर इंसानों के लिए नफरत की भावना थी। लेकिन ये धीमे धीमे प्यार से एक ऐसी, क्योंकि ज़िंदगी भर इन्होंने जानवरों के बीच में काम किया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथी, इन्होंने गैंडों की रक्षा के लिए काम किया था, जंगली भैंसों की रक्षा के लिए काम किया था, कई जानवरों के लिए काम किया था। तो ये जानते थे कि जानवर से प्यार से कैसे बात करनी है। करते 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 धीरे धीरे जो उस हर्ड की मैट्रियार्क थी, उसका नाम था नाना। धीरे धीरे नाना ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और वो समझने लगी कि ये आदमी हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा भला चाहता है। उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया धीरे धीरे पूरे हर्ड ने, क्योंकि हर्ड तो मैट्रियार्क को ही फॉलो करता है। धीरे धीरे ऐसी बॉन्डिंग बन गई कि वो आराम से खुले में उनके पास जाते थे, उनके गले लग के सारी बातें करते थे। वो भी, हाथी भी अपनी लैंग्वेज में रेस्पॉन्ड करते थे उनसे। फिर जब इन्होंने देखा कि ये सेफ हैं, उन्होंने ओपन फॉरेस्ट में उनको रिलीज करवा दिया कि अब ये इंसानों से नफरत नहीं करते हैं, अब ये कोई नुकसान नहीं कर देंगे। एक दिन लॉरेंस थॉमस की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन 2 दिन के बाद 21 के 21 हाथी उनके दरवाजे पे खड़े थे, चुपचाप। कोई भी ट्रम्पेट साउंड, कोई भी आवाज नहीं, चुपचाप खड़े थे, जैसे कि वो अफसोस जता रहे हों, शोक सभा में आए हों। और वो हाथी जब उनको छोड़ दिया गया था, जंगल में रिलीज कर दिया गया था, तो वो एक ही हर्ड में नहीं चल रहे थे, उन्होंने 2 हर्ड बना लिए थे। तो एक हर्ड की मूवमेंट तो आसपास थी, दूसरे हर्ड की मूवमेंट 12 मील की दूरी पे थी। अब इन हाथियों को किसने खबर दी कि लॉरेंस की डेथ हो गई है, सवाल ये था। तो हाथियों की दोस्तों एक लैंग्वेज होती है जिसमें ये 3 मील तक तो अपनी बातें पहुंचा सकते हैं रम्बलिंग साउंड से और पैरों की थपथपाहट से, लेकिन 12 मील दूर तक खबर भेज दें यह भी संभव नहीं थी। इस बात की संभावना थी कि जो पास के हाथी थे उन्हें मालूम चल गया हो दूसरे हाथियों की रम्बलिंग के थ्रू, और उन्होंने संदेशा भेजा हो अपने पुराने साथियों को। लेकिन ये अभी तक मालूम चला नहीं कि वो दूसरे हाथी भी कैसे आ गए, और उन्हें मालूम चल गया कि हमारा प्यारा व्यक्ति चला गया। तो ये रहस्य है अभी भी। लेकिन इन्होंने एलिफेंट विस्परर नाम की एक बुक लिखी थी जो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर थी। और जैसे जिम कॉर्बेट ने, उनकी बुक थी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, उसने रातों रात इन्हें हीरो बना दिया था पूरे विश्व में। जैसे कि जिम कॉर्बेट के बारे में लोगों ने जाना, वैसे ही एलिफेंट विस्परर के पब्लिश होने के बाद उनके बारे में लोगों ने जाना था कि यह व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। उससे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। लेकिन उनकी डेथ हो गई थी 2012 में, और जब ये हाथी आए थे वो मेरे ख्याल से 2 मार्च 2012 को उनकी डेथ हुई थी, और 4 मार्च को वो हाथी वहाँ पे आए थे। अब अफवाहें तो मैंने ये भी सुनी है कि हर साल वो हाथी 2 मार्च को वहाँ पे आते हैं उनके घर के पास में, लेकिन मेरे ख्याल से ये अफवाह है। मुझे इसके बारे में फैक्ट्स मालूम नहीं चले हैं, इसको मैं फ़िलहाल तो अफवाह ही मान रहा हूँ। हालांकि इस बारे में न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है
लेकिन न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाने का 100% फैक्ट नहीं होते, क्योंकि पब्लिश करने वाले तो इंसान ही होते हैं। तो ये एक बात थी। दूसरी बात जो मुझे याद आई थी कि गवर्नमेंट के पास सेकेंडरी ऑप्शन होता है जानवरों को मारने का, प्राइमरी तो यही होता है कि उन्हें बचा लिया जाए। अभी केरला गवर्नमेंट ने डिमांड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके बाद की शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, जानवरों को मारने की परमिशन नहीं है, उसको चेंज किया जाए। उनका कहना है कि हमारे यहाँ 900 गांव हैं रफली, उसमें से 30% 300 के आसपास गांव लेपर्ड से इफेक्टेड हैं, या कहीं पर टाइगर से इफेक्टेड हैं, कहीं पर हाथी से इफेक्टेड हैं, कहीं पर बाइसन से इफेक्टेड हैं। लोगों की जान जा रही है, रोग एलिफेंट से या फिर मैन ईटर्स हैं, तो हमें परमिशन दी जाए कि मैन ईटर्स को मारा जाए। इस बारे में गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और मुझे लगता नहीं है कि अप्रूवल देगी, क्योंकि सिर्फ केरला के लिए तो अप्रूवल नहीं दे सकती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल पूरे इंडिया में चलते हैं, और फिर उस हिसाब से तो हर स्टेट में उनको। ये जकाल जा रहा था, जकाल एक नहीं दो, ये पेयर में रहते हैं और लव बर्ड्स होते हैं, वफादार होते हैं। ये बार बार अपना पार्टनर चेंज नहीं करते, जैसा कि टाइगर करता है, लेपर्ड करता है, हाथी करता है। हाथी को तो मालूम ही नहीं होती। देखिए कितने नज़दीक है, विदाउट जूम है, लेकिन मैं जूम कर देता हूँ। इसमें कौन सी रोक टोक है जूम करने में। ये क्या हुआ, वही मैंने क्या डिस्टर्ब किया तुम्हें? तुम जाओ अपने काम से। अरे जाओ जाओ, मैं कुछ नहीं बोला। चौक क्यों रहे हो? जाओ 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 जाओ। गाड़ी बंद कर लूँ? लो बंद कर लेता हूँ। बंद। जाओ। एक तो बैठ गया, धरना देके बैठ गया। गाड़ी बढ़ाई है, देखता हूँ वो वापस आते हैं क्या, आगे जाके रुक के देखूंगा। हालांकि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, ये गाड़ी भी धुल रही है। तो ट्रांसलोकेशन ज़्यादा बेहतर उपाय है। बहुत सारे टाइगर रिजर्व है जहाँ टाइगर नहीं है, वहाँ लेपर्ड भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ दूसरे जानवर भी छोड़ दो तो ठीक है, लेकिन वो अभी तक खड़े हैं। खड़े क्या है, एक तो बैठे ही हैं, वो जो बैठा है ना वो एक्चुअली बैठा नहीं है, वो बैठी है, क्योंकि दूसरा वाला जब शूशू कर रहा था थोड़ी टांग उठा के कर रहा था। ले वो भी बैठ गया, दोनों ही बैठ गए। एक खबर और आई है दोस्तों बेंगलोर से, कि बेंगलोर वो कैपिटल बन गया है जहां इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लेपर्ड घूमते हैं, जिसके आसपास के सराउंडिंग्स में 85 के आसपास लेपर्ड्स हैं 200 स्क्वायर किलोमीटर्स में। तो जैसे भोपाल के लिए बोला गया था कि टाइगर कैपिटल, यानी कि देश की वो राजधानी जिसके अंदर टाइगर घूमते हैं और इतने सारे टाइगर हैं, वैसे ही बेंगलोर वो राजधानी है जिसके अंदर और आसपास लेपर्ड घूमते हैं। बनरघट्टा सेंचुरी है उसमें है, और उसके अलावा जो 50 एक तो उसमें है, वो भी नज़दीक में ही है, और 30-40 और हैं। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में लेपर्ड की संख्या 54 बताई है, तो बेंगलोर की 84 या 85 30 ज़्यादा है। और वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो आसपास प्रे बेस है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से लेपर्ड बढ़ गए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हमेशा कई बार बताया कि जहाँ गुड़ होगा वहीं मक्खी आएगी। ये मैंने वाइड एंगल किया था ना, इसलिए अंधेरा हो गया था। अभी मैंने फिर नॉर्मल पे किया बंद करके, बिना बंद किए तो वो अंधेरा ही आ रहा था। तो प्रे बेस बढ़ने से है, तो इससे जंगली जानवर बढ़ गए। अभी इंस्टाग्राम पे मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि 2035 में आप क्या देखते हैं कि भारत में टाइगर्स की संख्या कहाँ तक पहुँचेगी। तो मैंने अंदाज़ा बताया कि रफली 9000 के बाद इंडिया नहीं झेल पाएगा
टाइगर्स को। अभी 4682 है, तो ये तो बड़ी जल्दी 2035 में 10 साल है, और मुझे लग रहा है कि उसके पहले ही इतने हो जाएंगे या 35 तक भी हो। तो उन्होंने फिर उसका रिप्लाई दिया कि लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, कहीं बहुत ज़्यादा है कहीं बहुत कम है। और मैंने कहा था जो मैंने 9000 लिखे हैं वो जब इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब का लिखा है, कि जब ट्रांसलोकेशन कर दिया जाए, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। अगर जैसे कि आप देख ही रहे होगे, आप खुद मैनेजमेंट टाइगर्स को अपने यहाँ से हटा रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बढ़ चुके हैं, वो राजाजी टाइगर रिजर्व में भेज रहे हैं। और क्योंकि सेम स्टेट की बात है तो मैंने बताया था कि इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, दूसरे स्टेट। अब वो बैरियर भी खत्म हो रहा है, अब धीरे धीरे। ये क्या है? कलीज फीजेंट का मेल एंड फीमेल है दोस्तों। अभी तो लाइट है, जूम हो जाएगा। ये लीजिए, मस्त साइटिंग है, बहुत अच्छा बर्ड होता है, बड़ा सुंदर बर्ड होता है। ये देखिए पीछे मेल है। मेल हमेशा सुंदर होता है क्योंकि जंगल में ब्यूटी पार्लर नहीं होते, इसलिए फीमेल उतनी सुंदर नहीं होती। लेकिन अब वो झाड़ियों में चले गए। बेहतर है कि धीरे धीरे ट्रांसलोकेशन शुरू कर दिया जाए। जिस स्टेट में नेशनल पार्क खाली पड़े हैं, टाइगर रिजर्व खाली पड़े हैं, वहाँ पे आप उनकी कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाओ, सर्वे करो, उतने टाइगर धीरे 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 1-2-3 साल का टाइम लेके वो बना के उनको भेजना शुरू कर दो। उसमें से कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन यही एकमात्र सलूशन है। एक गाड़ी आ रही है लेकिन उन्होंने साइड में लगा लिया है। दोस्तों आज बारिश हो गई, अभी सुबह हुई, मतलब उजाला होने के बाद हुई। अच्छी खासी बिजली कड़क रही थी और बादल नीचे उतर आए। ये गर्मी, आज 13 जून है। ये देखिए यहाँ बादल उतर आए हैं और देखिए बादल अभी भी गरज रहे हैं। सामने वाली नदी भी चलने लगी है। बीच में कई दिन तक बारिश हुई थी, लेकिन अभी 4-5-6 दिन से अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी। आज तो बहुत ही सुहाना मौसम हो गया, हालांकि कल शाम से ही सुहाना हो गया था। लाइट गई हुई है इसलिए जनरेटर चल रहा है। फिर सामने इधर भी कितने सारे बादल हैं, हल्के हल्के बादल वहाँ भी हैं। और वहाँ को वहाँ पर बिजली चमकी बहुत ज़ोर से, अभी बहुत कड़कने की आवाज़ आएगी। हल्की हल्की आई, ज़्यादा नहीं आई। ये बुआ जी है, बुआ जी से मिलने ये आई हुई। आप बिना टोपी वाला जी हैं, जो जोशी जी के यहाँ फेंसिंग लगी वो इन्होंने ही लगवाई थी। ये उनकी बड़ी सिस्टर है, पिछली बार भी आई थी। और ये जोशी जी की वाइफ हैं। और ये दोनों बेटियां हैं। ये सुमन है, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ कि तेंदुए को चाटा मार दिया था धोखे से, और इनके सामने भी तेंदुआ कुत्ता ले गया था लेकिन चाटा नहीं मारा था इन्होंने। और ये जोशी जी। और आपका शुभ नाम क्या है? धवल। धवल। कहाँ से हो आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। आपका गुड नेम? हिरेन। आप कहाँ से हो? आनंद। आनंद। लेकिन पहले इंदौर में भी रहे हो आप? हाँ, कितने साल रहे हो? बेसिकली तो इंदौर का ही हूँ मैं। अच्छा। लगभग मेरा कॉलेज स्कूल सब इंदौर से। अच्छा, इंदौर से ही है। बहुत बढ़िया मौसम हो गया दोस्तों, अच्छी खासी बारिश हो रही है। अभी काफ़ी गर्मी हो रही थी 3-4 दिन से, लेकिन अब अच्छी खासी ठंड हो रही है। और सामने का नज़ारा देखिए, ये पहाड़ के ऊपर बादल ऐसा एक पैकेट के रूप में बादल निकल रहे हैं। पीछे से पीकॉक बोल रहा है। नदी हल्की हल्की शुरू होने जा रही है। तो चलिए एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।